जय जवाहर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सारथी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं ईशान कश्यप और छत्तीसगढ़ इतिहास की इस सीरीज में आज देखेंगे हम गुप्त वंश। तो गुप्त वंश अगर देखा जाए तो मौर्य शासन काल के समाप्ति के पश्चात भारत में लंबे काल तक एक एक सशक्त और ऐसा राजवंश जो पूरे भारत में लगभग शासन करे, ऐसा राजवंश लंबे समय तक नहीं आया। जब तीसरी शताब्दी में गुप्त वंश आता है तो गुप्त वंश ने फिर से वही काम किया और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। देखेंगे तो सातवाहन और कुषाण वंश ने कुछ हद तक प्रयास किया ऐसा करने का, लेकिन सातवाहन दक्षिण तक सीमित रहे और कुषाण भारत के उत्तरी क्षेत्र तक ही सीमित रहे। तो भारत को पुनः तीसरी शताब्दी में एक सूत्र में बांधने का श्रेय जाता है गुप्त शासन काल को। गुप्त वंश के शासन काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि भारत में इस टाइम पे काफ़ी स्थापत्य में, कला और साहित्य में बहुत सारे काम हुए, जिस कारण गुप्त वंश के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में गुप्त काल और इसके संस्थापक, और इसकी इनिशियल एक ब्रीफ लेके फिर शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में गुप्त काल। सबसे पहले देखेंगे हम तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हुए। तो गुप्त वंश के संस्थापक आप देखेंगे श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है, श्रीगुप्त को। और इसकी जानकारी हमको पहली बार प्राप्त होती है प्रभावती गुप्त, जो हमने पढ़ा था वाकाटक वंश के टाइम पे, कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिनका विवाह रुद्रसेन से हुआ था, उसी का पूना जो ताम्रपत्र प्राप्त होता है, उसी में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि पुरुष या संस्थापक कहा गया है। कुछ स्रोतों से पता चलता है या अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त संभवतः जो कुषाण वंश थे, कुषाण वंश में कौन कौन से शासक हमने ब्रीफली देखे थे, कुजूल कड़फिशेष, विम कड़फिशेष और मुख्य रूप से कनिष्क। तो इसी कुषाण वंश के संभवतः सामंत थे ये श्रीगुप्त, इसलिए कुषाणों का सामंत कहा जाता है गुप्तों को। लेकिन ये प्रमाणित तौर पे नहीं कहा जा सकता, संभवतः वाली बात आती है। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हीं चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष में ही आपके गुप्त संवत का वो किया, चलाया। ये गुप्त संवत चला आपका 319 ईस्वी में। एग्जाम में पूछता है, हमने पुराना फिर एक पढ़ा था, हमने शक संवत पढ़ा चढ़ा था, जो कि किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। तो शक संवत कब चला था पूछता है, गुप्त संवत संवत कब चला है पूछता है, और उसके साथ साथ शक संवत और गुप्त संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर था। तो आप घटाएंगे तो आपको 241 ईयर्स का आपको डिफरेंस यहाँ आपको मिलेगा। इसको ध्यान रखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपका ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हमने देखा है कि भिन्न भिन्न कालखंड में छत्तीसगढ़ को भिन्न भिन्न नाम से बुलाया गया है। जैसे कि रामायण काल में हमने देखा दक्षिण कोसल, ठीक है, वैदिक काल में दक्षिण दिक कहा गया, महाभारत काल में इसको प्राक कोसल कहा गया। वैसे ही आपके यहाँ पे उस आपके गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कहा गया दक्षिण कोसल या कोसल, या तो फिर दक्षिणापथ कहा गया। मुख्य रूप से अगर एक ऑप्शन दिया जाए तो दक्षिण कोसल आप चूज करेंगे। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को दक्षिणी कोसल कहा गया, जो कि पैटर्न हमेशा हर कालखंड में चला आ रहा है कि उत्तरी भाग का अलग नाम और बस्तर क्षेत्र का अलग नाम होता था, यानी कि दंडकारण्य का। तो दंडकारण्य के क्षेत्र को गुप्त काल में कहा गया महाकांतार या तो फिर कांतार। दक्षिण कोसल या दक्षिणापथ और दंडकारण्य या बस्तर संभाग के क्षेत्र को कहा गया महाकांतार। अब इस वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो गुप्त वंश की प्राथमिक जानकारी हमको पुराणों से प्राप्त होती है। जैसे कि आपके हो गए वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, इनसे जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपके अभिलेख प्राप्त होते हैं। इस वंश के बहुत सारे अभिलेख हैं आपके, ऐरण अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, विल्सन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, बहुत सारे सभी शासकों के अभिलेख प्राप्त होंगे। साथ ही साथ एक जो हमने देखा प्रभावती गुप्त का पूना अभिलेख,
इन सब और उसके बाद इस कालखंड में कई आपकी साहित्यों की रचना भी हुई, जैसे कि विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमको इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखेंगे हम कि इस वंश के शासकों ने उपाधि क्या धारण की। तो उपाधि मैं आपको विशेष करके इसलिए बता रहा हूँ कि हमने देखा था वाकाटक वंशी शासकों ने स्वयं महाराज की उपाधि धारण की थी, और गुप्त वंशी शासकों को महाधिराज कहा था, मतलब अधिसत्ता स्वीकार की थी। तो गुप्त वंशी शासकों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ओके, अब शुरू करते हैं इस वंश के एक एक शासक को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। बहुत डिटेल में अभी इसको नहीं देखेंगे, अनसेटिस्फाई मत रहना कि यार इस राजा का पूरा पूरा नहीं बताया, फिर इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको समझ में आ जाए और जितना आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो पहले शासक वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। उनके बाद आएंगे आपके समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इतना ही है कि इसने आपका गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी में। ठीक है, 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत चलाया। उसके बाद आ जाएंगे आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त काफी महत्वाकांक्षी शासक थे, पहली बात तो। ओके, तो ये इनका क्या सपना था, पूरे विश्व विजय का सपना था। पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते थे और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत लाना चाहते थे। इसीलिए समुद्रगुप्त को धरणी बंध कहा गया है। क्या कहा गया है? धरणी बंध। साथ ही साथ इनको एक ब्रिटिश आते हैं विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। क्यों दी है? उसी कारण क्योंकि नेपोलियन का भी सपना था विश्व विजय का, वैसा ही एक सपना था आपका समुद्रगुप्त का। इसलिए समुद्रगुप्त को धरणीबंध या नेपोलियन कहा जाता है। तो अब समुद्रगुप्त को क्या था, महत्वाकांक्षा क्या थी, आकांक्षा क्या थी इनकी, कि पूरे भारत को, पूरे विश्व को जीतना है। तो इसके लिए वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आक्रमण करते हैं। उत्तर भारत के लगभग 9 राजाओं को ये पराजित करते हैं, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में ये 12 राजाओं को पराजित करते हैं। उत्तर और दक्षिण दोनों में युद्ध के उपरांत, विजय के उपरांत इनकी भिन्न भिन्न नीतियां थी। उत्तर भारत के लिए इन्होंने जो नीति अपनाई उसको कहते हैं प्रसभोद्वरण, और दक्षिण भारत में जो नीति अपनाई उसको कहते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या हुआ। तो समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान के समय, उस टाइम पे समकालीन शासक कौन हुए? आपके वाकाटक वंशी महेंद्र सेन और नल वंशी शासक आपके व्याघ्रराज। इन दोनों शासकों को पराजित करते हैं। इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के आप देखेंगे, कभी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख देखने का मौका मिला तो, कि 19वें लाइन में लिखा है आपका, उत्कीर्ण है कौशलक महेंद्र, महाकांतारक व्याघ्रराज, और उसके बाद लिखा है कौरालक मष्टराज। तो कौशलक यानी कि हो गए कौशल क्षेत्र के महेंद्र सेन आपके वाकाटक वंशी। महाकांतार क्षेत्र में शासन था नलवंशी शासक व्याघ्रराज का, और कलिंग क्षेत्र में कौरालक मष्टराज को, इन तीनों को पराजित करते हैं, और ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के अंतर्गत इन तीनों शासकों को अनुग्रह प्रदान करते हैं। और इस संपूर्ण घटना का उल्लेख हमको कहाँ प्राप्त होता है? समुद्रगुप्त के चारण कवि हरिशेण कृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप कि समुद्रगुप्त, अगर इस वंश में देखा जाए तो समुद्रगुप्त कला और साहित्य को लेके काफ़ी संवेदनशील थे। स्वयं ये वीणा का वादन करते थे, इसलिए इनकी वीणा वादनी, इनकी स्वर्ण सिक्का भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में हालांकि नहीं मिलता है। अब यहाँ से हमको गुप्तवंशी शासकों के सिक्के प्राप्त होने
शुरू हो जाएंगे। उसके पहले हालांकि एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं आपका, जैसे कि समुद्रगुप्त के नाम पे नाम पड़ा है आपका महासमुंद का। तो ये कैसे पड़ा है ये देखते हैं। एक्चुअल में जब वो युद्ध करने के लिए समुद्रगुप्त छत्तीसगढ़ आए तो अपनी विशाल सेना के साथ आए थे। और कहाँ पे उन्होंने, रेस्ट तो करेंगे यार, कंप्लीटली चलते थोड़े ना रहेंगे, तो वो रेस्ट करते हैं एक जगह में अपनी विशाल सेना के साथ महानदी के बाजू में। तो इसी समुद्रगुप्त की विशाल सेना के कारण महानदी और उनकी विशाल सेना और समुद्रगुप्त के नाम पे जिस क्षेत्र में उन्होंने डेरा डाला उसका नाम पड़ा महासमुंद, जो कि आज हमारा छत्तीसगढ़ में एक जिला है महासमुंद। ये एक थ्योरी हो गई। इसके साथ साथ एक और महासमुंद के नाम के संदर्भ में एक और जनश्रुति है, एक और लोक कथा है, वो भी समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई है कि समुद्रगुप्त जब इस क्षेत्र में आए तो यहाँ पे एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। वो तालाब इतना बड़ा था और इतना मतलब इतना वृहद था कि वो समुद्र के समान दिखाई पड़ता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम आपका पड़ा महासमुंद। ये आपकी जनश्रुतियाँ हैं। ये मेनली आपको काम करेगा जब भी कभी आपको इसके बारे में ही लिखने बोल दिया गया जैसे मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो ये चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जब आप लिखोगे तब आपको काम आएगा। महासमुंद में ही एक आपका ग्राम है कोपरा। यहीं की युवती कोपरा देवी या रूपा देवी से विवाह हुआ था समुद्रगुप्त का। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। यहीं अपने दक्षिण प्रवास के दौरान कोपरा ग्राम पहुंचते हैं और कोपरा ग्राम की कन्या कोपरा देवी या रूपा देवी से उनका विवाह संपन्न होता है। अब समुद्रगुप्त के बाद देखते हैं कि उनके बाद कौन से शासक होंगे। तो समुद्रगुप्त के बाद एक गुप्त वंश में एक अल्पकालीन और असक्षम आपका अयोग्य शासक दिखाई पड़ता है रामगुप्त नाम से। अब इसके बारे में जानकारी हमको यही गुप्त वंश के टाइम पे एक आपके विद्वान है, रचनाकार हैं विशाख दत्त। तो विशाख दत्त कृत आपकी एक किताब है देवी चंद्रगुप्तम, उससे हमको जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक और शासक था आपका रामगुप्त। इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, देवी चंद्रगुप्तम की आप पढ़ोगे तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है। हल्का सा ब्रीफली बताऊंगा आपको, यहाँ पे आपको वो काम की चीज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए फिलहाल बैठे नहीं है हम लोग, तो मैं आपको हल्का सा बताता हूँ, लेकिन मेन हम फैक्ट्स पे यहाँ रहते हैं जो आपके एग्जाम्स में काम आने वाला है। अगर ये बताऊं आपको तो एक नाटक हुआ आपका देवी चंद्रगुप्तम, जो कि संस्कृत भाषा में किसने लिखा, आपका विशाख दत्त में। हुआ क्या, रामगुप्त शकों से जुआ खेलते हैं। शक और गुप्त का यहाँ पे द्वंद्व जो है शुरू हो चुका था। शक बार बार गुप्त साम्राज्य की सीमा में इंक्रोचमेंट या घुसने लगे थे, इसी उसमें इनका जुआ खेलते हैं। और आपके ये रामगुप्त जुए में हार जाते हैं और हारने के बदले में वो अपनी पत्नी, अपनी रानी ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने मतलब इतना कमज़ोर शासक रहता है कि अपनी पत्नी को देने के लिए राजी हो जाता है। तब जो उनके छोटे भाई रहते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको ये चीज़ सही नहीं जमती है। तो जब ध्रुव स्वामिनी को देने जाते हैं तो एक पालकी में लेके जाते हैं एक्चुअल में, तो पालकी में ध्रुव स्वामिनी को बैठना था। तो चंद्रगुप्त क्या करते हैं, वहाँ पे स्त्री के वेश में साड़ी वाड़ी पहन के वो उस पालकी में बैठ जाते हैं और जितने लोग वो पालकी को लेके गए रहते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ आपके सबसे अच्छे चुने हुए उनके योद्धा रहते हैं। तो वहाँ पे वो लेके जाते हैं, शकों को मारते हैं और वो अपते हैं ये जो अपना ध्रुव स्वामिनी का जो ट्रेड होना था इसको ख़त्म करते हैं, फिर अपने भाई को भी ख़त्म करते हैं, फिर खुद स्वयं गुप्त वंश की सत्ता पे आसीन होते हैं। ये आपकी ब्रीफली स्टोरी है। अब देखते हैं कि रामगुप्त का छत्तीसगढ़ में है क्या। तो रामगुप्त के हमको छत्तीसगढ़ में सिक्के प्राप्त होंगे। ये गुप्त वंश के सिक्कों के बारे में सबसे आपका विवादास्पद बोल लो या इम्पोर्टेंट बोल लो, जो बोल लो, सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है बाना बरत, जो कि दुर्ग में है।
क्योंकि हुआ क्या है, यहाँ पे किसके सिक्के मिले हैं, क्या सिक्के मिले हैं, बहुत प्रमाणिक तौर पे आपको संस्कृति विभाग के पोर्टल पे मिलता तो है, लेकिन जो आपकी छत्तीसगढ़ की विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार दूसरे आंसर लिए गए हैं, कई बार दूसरे आंसर लिए गए हैं। तो मैं आपको दोनों पहलू यहाँ पे बता के चलता हूँ, और कंप्लीटली इसी बाना बरत दुर्ग से आपको बार बार ये चीज़ से मैं आपको अवेयर करते जाऊँगा। तो हुआ क्या था, 1972 में एक्चुअल में दुर्ग में एक जगह है बाना बरत करके, यहाँ से टोटल आपको 20 सिक्के प्राप्त हुए। इन 20 सिक्कों में से 9 सिक्के तो सोने के थे और 11 सिक्के आपके सामान्य थे। ये जो सामान्य सिक्के थे, नॉर्मल सिक्के, ये रामगुप्त के थे। तो रामगुप्त के सिक्के भी आपके बानाबरत दुर्ग से प्राप्त होते हैं। इन 9 सोने के सिक्कों में से आपका एक सिक्का प्राप्त होगा कांचगुप्त का। अब आप बोलोगे ये कांचगुप्त थे कौन? तो पुनः कांचगुप्त के संबंध में इतिहासकारों में विवाद है, मतभेद है। कुछ लोग कांचगुप्त को ही समुद्रगुप्त मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बीच में एक और शासक थे कांचगुप्त। कुछ लोगों का मानना है कि यही कांचगुप्त समुद्रगुप्त का संभवतः भाई था। कुल मिला के हमको जो कांचगुप्त के बारे में जो हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसके हमको सिक्के प्राप्त होते हैं, सोने के सिक्के, भारत में अन्य जगहों से भी। तो यही हमको जानकारी प्राप्त होती है। तीनों थ्योरीज मैंने आपको बता दी, तीनों मत आपको इतिहासकारों के बता दिए। विच एवर सूट्स यू, या जो भी आपको एग्जाम में आता है उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। तो इन 9 सिक्कों में से आपको एक सिक्का कांचगुप्त का, उसके बाद आपको मिलेगा एक सिक्का मिलेगा, एक सोने का सिक्का आपको कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य उनकी उपाधि। उसके बाद आएंगे कुमारगुप्त की उपाधि होगी महेंद्रादित्य या महेंद्रादित्य। तो एक आपका हो गया कांचगुप्त, एक हो गया कुमारगुप्त। आपके 7 सिक्के हो जाएंगे आपके स्कंदगुप्त के। याद रखेंगे 20 सिक्के हुए, 20 सिक्के में से 11 सिक्के नॉर्मल सिक्के थे जो कि रामगुप्त के हुए, 9 सिक्के सोने के सिक्के थे, 9 में से एक सिक्का आपका कांचगुप्त का, एक सिक्का आपका कुमारगुप्त का, 7 सिक्के आपके सोने के सिक्के आपके हो गए स्कंदगुप्त के। ठीक है। अब एग्जाम में जो पूछा हुआ है, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी से संबंधित, उसमें कच्छगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का सिक्का बानाबरत दुर्ग से प्राप्त हुआ है, ऐसा ऑप्शन उसमें लिया है। तो जैसा ऑप्शन आपको मिलता है वैसा ऑप्शन लेंगे, लेकिन प्रमाणिक तथ्य आपका ये वाला है जो मैं आपको कंप्लीटली मैंने बताया। संस्कृति विभाग के पोर्टल और विभिन्न दस्तावेजों में आपको यही जानकारी मिलेगी। तो ये हो गए आपके बानाबरत दुर्ग से प्राप्त हुए सिक्के। अब इस वंश के नेक्स्ट शासक देखते हैं हम, तो वो हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही जो उपाधि है या उपनाम है वो है आपका विक्रमादित्य। अब हमने जब वाकाटक वंश पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि इनका विवाह, इनकी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह होता है वाकाटक वंशी शासक रुद्रसेन से। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इनका मेन पॉइंट है। यही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में 9 रत्न थे। उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे आपके कालिदास। यही कालिदास जी हमारे छत्तीसगढ़ आएंगे, सरगुजा पहुंचेंगे। सरगुजा में सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, वहां पे मेघदूत की रचना करेंगे और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहेंगे। साथ ही साथ अमरकंटक को आम्रकूट कहेंगे। उनकी रचना मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद करेंगे आपके मुकुटधर पांडे जी। ये इनसे जुड़े हुए तथ्य हो गए। अगला हम देखेंगे कि इनके छत्तीसगढ़ में सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। इनके छत्तीसगढ़ में इनका एक धनुर्धारी सिक्का बहुत फेमस रहा है हमेशा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विभिन्न उपाधियां धारण की थी, उनमें से शकारी भी एक था। साथ ही साथ उज्जैनी पुरेश्वर की भी उपाधि धारण की। शकारी उपाधि धारण क्यों की? इन्होंने शकों को मारा, हराया, इसलिए शकारी उपाधि धारण की। उज्जैनी पुरेश्वर जो हम महाकाल का जो मंदिर देखते हैं ना भगवान शंकर का,
उस मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ आपके इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ये इस वंश के काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके राजा हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। जब इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे इनके अभिलेख, इनके निर्माण कार्य, इनके पूरे नौ रत्न ने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की, किस किस फील्ड के वो विशेषज्ञ थे, जैसे वर रुचि, छप्पड़क, आपके वराह मिहिर, कालिदास, आपके बहुत सारे इनके नवरत्न होंगे। छत्तीसगढ़ के संबंध में इनके ये 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इनके सिक्के। तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का छत्तीसगढ़ से आप ध्यान रखेंगे वो धनुर्धारी स्वर्ण सिक्का आपको प्राप्त होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये देख रहे हैं सिक्का पे, ये देखिए आपको धनुष दिखेगा, ये बना हुआ, ये धनुष बना हुआ। तो धनुर्धारी स्वर्ण सिक्का आपका प्राप्त हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय का। कहाँ से? खरसिया रायगढ़ से आपका इनका सिक्का प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ गरियाबंद में एक जगह है पीतेबंद गांव। इस पीतेबंद गांव से टोटल आपके 49 कॉइन्स प्राप्त हुए हैं। आउट ऑफ दोज 49 कॉइन्स 3 कॉइन्स बिलोंग्स टू चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, रिमेनिंग 46 कॉइन्स बिलोंग्स टू आपके कुमार गुप्त। ओके, अब देखते हैं हम अगले शासक इस वंश के जिसके छत्तीसगढ़ में क्या प्राप्त होंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगले शासक होते हैं गुप्त वंश के कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। अब एक देखिएगा, जो प्रभावती गुप्त जो कि बेटी थी आपकी किनकी? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की। उनके भाई कौन होंगे? आपके कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। तो दोनों भाई बहन रहेंगे तो सीधी बात है अब इनका आना जाना छत्तीसगढ़ में बढ़ जाएगा। उनके जीजा जी हो गए वाकाटक वंशी रुद्रसेन, तो यहाँ पे इनका आना जाना बढ़ेगा। तो जिनका आना जाना ज़्यादा होगा उसी के सिक्के तो ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ में देखोगे तो गुप्त वंश के किस शासक के सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं आपके कुमार गुप्त। कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के सिक्के हमको छत्तीसगढ़ से सबसे ज़्यादा प्राप्त होंगे। किन किन जगहों से प्राप्त होंगे वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले आप चलिए रायपुर में। रायपुर में एक कुमार गुप्त के बारे में एक यूजली आप देखेंगे कि गुप्त वंश के सिक्कों में गरुड़ का चिन्ह ना एक बड़ा कॉमन था। काफ़ी हर के सिक्कों में गरुड़ के चिन्ह होते थे। तो कुमार गुप्त गरुड़ के स्थान पर अपने सिक्कों में मयूर का अंकन शुरुआत किए। तो यही मयूर अंकित आपका रत्न जड़ित मयूर सिक्का कुमार गुप्त का प्राप्त होता है आरंग से, और इसकी खोज की थी आपके रमेंद्रनाथ मिश्र जी ने। देख लीजिएगा इसको, रमेंद्रनाथ मिश्र में नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। देखिए ये आपको दिख रहा है ना मोर, आपको ये चोंच है, ये आँख है, ये कलगी बनी हुई है, ये आपका मयूर आपको सिक्का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आपको छत्तीसगढ़ से आरंग से प्राप्त होगा कुमार गुप्त का। उसके बाद पहुंचेंगे हम रायपुर जिले में ही पिटाईवल्द। पिटाईवल्द में 40 सिक्के प्राप्त होंगे। इन 40 सिक्कों में कुछ सिक्के कुमार गुप्त के हैं, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के, और कुछ सिक्के आपके क्रमादित्य के हैं। क्रमादित्य कौन है? आपके स्कंदगुप्त, जो कि आपके कुमार गुप्त के बाद अगले शासक आएंगे स्कंदगुप्त, उन्हीं के आपको कुछ सिक्के प्राप्त होंगे आपके पिटाईवल्द, कहाँ? रायपुर से। उसके बाद एक जगह है खैरताल रायपुर में। यहीं खैरताल से कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के महेंद्रादित्यस्य उत्कीर्ण आपके उत्पीड़ांक 215 मुद्राएं प्राप्त होंगी। उत्पीड़ांक मुद्राओं का मतलब है कि उभरे हुए, जैसे ये देख रहे हैं ना, फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा ये उभरा उभरा हुआ है सब चीज़। तो इन्हीं उभरे हुए को, जैसे कि हम मौर्य काल में क्या देखे थे, हम पंचमार्क आहत मुद्राएं पढ़े थे। मतलब गरम सिक्कों पे एक फरमा लेके उसको ठोक देते थे तो कुछ शेप बन जाता था। इन सिक्कों को भी शायद संभवतः किसी ना सांचे में डाल के बनाया गया होगा या जैसे भी बनाया होगा, लेकिन इनमें जो आकृतियां हैं वो उभरी हुई हैं, इसलिए इन सिक्कों को उत्पीड़ितांक मुद्राएं कहा जाता है। तो ये उत्पीड़ितांक मुद्राएं आपको खैरताल रायपुर से कुमारगुप्त की 215 प्राप्त होंगी।
उसके बाद पहुंच जाते हैं हम बालोद। बालोद रायपुर के बाजू में ही बालोद में जगह है कुलिया। यहाँ कुलिया से कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की ब्राह्मी लिपि में लेख युक्त मुद्राएं प्राप्त होंगी। उसके बाद पहुंचते हैं गरियाबंद में पीतेबंद गांव। अभी हमने चंद्रगुप्त के टाइम पे देखा था, कंफ्यूज नहीं होना है पिटाईवल्द और पीतेबंद गांव में। पिटाईवल्द आपका कहाँ है? रायपुर में है। पिटाईवल्द दोनों जगह से दो दो शासकों के सिक्के प्राप्त होंगे। पिटाई कहाँ होगी? रायपुर में। रायपुर में 40 बार पिटाई होगी। 40 बार पिटाई होगी किसकी? कुमारगुप्त और क्रमादित्य की। कोड ऐसे याद रखने के लिए कुछ भी बना के रखो यार, तो याद रह पाता है, नहीं तो फिर ना एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो पिटाईवल्द में 40 बार पिटाई होती है कुमारगुप्त और क्रमादित्य की, दोनों के सिक्के आ गए। साथ ही साथ पीतेबंद गांव, ठीक है, पीतेबंद गांव में 49 सिक्के प्राप्त होंगे। उसमें उन 49 सिक्कों में से 3 आपके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के, और 46 सिक्के आपको प्राप्त होंगे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के। नेक्स्ट बढ़ते हैं दुर्ग में बानाबरद, वही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। तो यहाँ से कुमारगुप्त का 1 सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। 20 सिक्के टोटल प्राप्त हुए हैं, 11 सामान्य सिक्के रामगुप्त के, 1 आपका कांचगुप्त का, 1 कुमारगुप्त का, 7 सिक्के आपके स्कंदगुप्त क्रमादित्य के 7 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बलौदा बाजार में एक जगह है आपका खेरनाल। फिर से देखिएगा, खेरनाल को खैरताल से कंफ्यूज नहीं करना है। खेरनाल में आपके कुमारगुप्त के 54 सिक्के प्राप्त होंगे। ये कंप्लीट सिक्के हो गए कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को आप दो तरीके से याद रखिए कि इनके छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होंगे, वहीं अगर हम इंडियन हिस्ट्री में चलेंगे तो इनके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होंगे। एक और इनसे जुड़ा हुआ बड़ा एक रोचक तथ्य है कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ है ये नालंदा? आपके बिहार में। यही कुमारगुप्त के सर्वाधिक सिक्के हमको छत्तीसगढ़ में प्राप्त होंगे, जो कि प्रभावती गुप्त के भाई भी थे। अगले शासक देखते हैं इस वंश के, तो वो हो जाएंगे आपके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का ही राज्याभिषेक के टाइम पे आपका उपाधि रहेगा, वो रहेगा आपका क्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। तो इनके भी हमको सिक्के प्राप्त होंगे छत्तीसगढ़ में, हम देख चुके हैं इस सीरीज में। तो रायपुर के पिटाईवल्द में जो पिटाई हुई थी 40 बार, उनमें से 1 कुमारगुप्त और 1 थे आपके क्रमागुप्त स्कंदगुप्त। तो कुछ सिक्के उनके प्राप्त हो गए। साथ ही साथ आपके बानाबरद दुर्ग में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें 7 सिक्के इन्हीं आपके किनके हैं? आपके स्कंदगुप्त के, स्कंदगुप्त या क्रमादित्य आपके, ये ओके। अब शासक आते हैं इस वंश के, वो आते हैं नेक्स्ट शासक आते हैं इस वंश के, वो होते हैं भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त के बारे में देखेंगे हम। तो भानुगुप्त का ऐसा कुछ साक्ष्य या सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसको कहा जाता है ऐरण अभिलेख। ये ऐरण अभिलेख प्राप्त भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, ये प्राप्त हुआ है सागर एमपी में, मध्य प्रदेश में। लेकिन इस ऐरण अभिलेख में कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ जानकारी है, इसलिए यहाँ पे ये भानुगुप्त छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। होता क्या है आपका, इनका ये ऐरण अभिलेख हो गया। ये ऐरण अभिलेख में इनके एक सेनापति का उल्लेख है। उस सेनापति का नाम है आपका गोपराज। ठीक है, इन्हीं गोपराज को भानुगुप्त गुजरात में अभियान पे भेजते हैं, युद्ध अभियान पे। तो उस युद्ध अभियान में गोपराज की मृत्यु हो जाती है। तो उसी गोपराज का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि एक गोपराज मेरे सेनापति थे जिनके नाना थे कौन? शरभराज। ये शरभराज छत्तीसगढ़ में शरभपुरी राजवंश के संस्थापक हुए। इस तरह से भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में छत्तीसगढ़ के शरभपुरी राजवंश के संस्थापक शरभराज का उल्लेख है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद आगे उल्लेख होता है कि इसी गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने सती होके अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। इस प्रकार ऐरण अभिलेख इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस अभिलेख में भारत में पहली बार सती प्रथा के अभिलेखी साक्ष्य आपको यहाँ पे पहली बार ऐरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपसे यूजुअली इस तरह से पूछता है कि किस गुप्त शासक के या किस शासक के ऐरण अभिलेख से आपको शरभपुरी राजवंश के संस्थापक शरभराज की जानकारी प्राप्त होती है। तो उस तरह से इस चीज को अब आप याद रख लेंगे। ये देखिए, इनका ऐरण अभिलेख है, एक स्तंभ लेख है, एक पशु के पूरे शरीर में काफी बड़ा सा है, पिक्चर में मे भी आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, काफी बड़ा सा है, पूरे उसके बॉडी में पूरे लेख लिखा हुआ है, यही आपका ऐरण अभिलेख है। अब इस वंश के, गुप्त वंश के छत्तीसगढ़ में प्राप्त सिक्के जहां जहां प्राप्त हुए हैं उनको कंपाइल करके एक बार फिर से कंप्लीट देख लेते हैं। बहुत एकदम छोटी छोटी डिटेल को जोर देते हुए ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दे रहा है। पहले इतने डीप में घुस के या इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता था, पहले सिंपली क्वेश्चन पूछता था कि भाई कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, आपने जिले लिख दिए, दैट्स इट। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जो पेपर हो रहे हैं, सीजीपीएससी या सीजी व्यापम या कोई भी पेपर, बहुत डीप घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान रखना कि कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए, किस जिले से, जिले में किस जगह से, किस शासक के और किस तरह के सिक्के प्राप्त हुए। शुरू करते हैं। तो पहला, सबसे पहला दुर्ग में आपका बानाबरद। बानाबरद में आपके 20 सिक्के प्राप्त हुए, जो हम पहले देख चुके। 20 सिक्के प्राप्त हुए। आउट ऑफ दोज 20 कॉइन्स 11 कॉइन्स आपके नॉर्मल थे, 9 सिक्के आपके सोने के थे। ठीक है, ये 11 आपके रामगुप्त के हो गए। इन 9 में से एक आपका कुमारगुप्त का हो गया, 7 आपका स्कंदगुप्त का हो गया, एक आपका कांचगुप्त का हो गया। उसके बाद रायपुर में आते हैं। रायपुर में आपके कुमारगुप्त के बहुत सारे सिक्के प्राप्त होंगे, साथ ही साथ कुछ और शासकों के भी प्राप्त होंगे। सिक्कों में कुमारगुप्त को हमेशा पकड़ के चलना, कुछ नहीं समझ में आया तो कुमारगुप्त मार्क करना और आगे बढ़ जाना। तो आरंग से कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त होगा। मयूर सिक्का शुरू करने वाले गुप्त वंश के शासक यही थे। तो रत्न जड़ित मयूर सिक्का आपका कहाँ से प्राप्त होगा? आरंग से प्राप्त होगा। किसका? कुमारगुप्त का। पिटाई वल्द, पिटाई वल्द आपका यहाँ से, पिटाई वल्द मतलब आपके कुमारगुप्त और क्रमादित्य के 40 सिक्के प्राप्त होंगे, कुछ उनके हैं कुछ उनके हैं। उसके बाद आपका खैर ताल है। ताल कहाँ पे है आपका? रायपुर में खैर ताल। इस खैर ताल में 215 उत्पीड़ांक मुद्राएं प्राप्त होंगी आपकी कुमारगुप्त की। ठीक है, इसमें महेंद्रादित्यस्य उत्कीर्ण है। उसके बाद आगे पहुंचेंगे हम, तो कहाँ पहुंचेंगे? आपके बालोद जिले में कुलिया नामक जगह पे। कुलिया में कुमारगुप्त के ब्राह्मी लिपि में लेख युक्त मुद्राएं प्राप्त होंगी। उसके बाद आते हैं रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में खरसिया नामक स्थान से आपके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का स्वर्ण का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त होगा। उसके बाद आते हैं गरियाबंद। गरियाबंद में पीतेबंद गांव। पीतेबंद गांव में कुमारगुप्त के आपके 46 सिक्के, टोटल यहाँ पे 49 सिक्के प्राप्त होंगे। 46 सिक्के टोटल आपके हो गए 49 कॉइन्स। ऑफ आउट ऑफ दोज 49 46 कुमारगुप्त के हुए, 3 चंद्रगुप्त द्वितीय के हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के 2 जगह से प्राप्त हुए, आपके यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, उसके बाद लास्ट जगह पहुंचता है आपका बलौदा बाजार में खैरनाल। खेरनाल, ताल कहाँ था? रायपुर में। खेरनाल हो गया आपका बलौदा बाजार में। यहाँ पे 54 सिक्के प्राप्त हुए महेंद्रादित्य के। ये आपके सिक्कों का कंप्लीट होता है, खत्म। इसके बाद देखते हैं कि गुप्त वंश में आपकी स्थापत्य शैली। अगर स्थापत्य शैली या मंदिर की स्थापत्य की शैली में देखूं तो मुख्य रूप से आपकी 3 शैलियां होती हैं। नागर शैली, दूसरी आपकी द्रविड़ शैली और तीसरी आपकी वेसर शैली। नागर शैली आपकी गुप्तकालीन है। इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको इसमें देख के चलूं तो नागर शैली में आपको एक तो जगाती मिलेगा। ठीक है, बहुत डिटेल में अभी नहीं करना है, जब हम कला साहित्य देखेंगे तब ये चीज़ कंप्लीटली डिटेल में देखेंगे। इसको आपको जगाती बोलते हैं। ठीक है,
जगाती, फिर परिक्रमा पथ हो गया, फिर ये आपका गर्भगृह हो गया, ये आपका शिखर हो गया, ये आपका आमलक हो गया, ये कलश हो गया, ये ध्वज हो गया। फिर वैसे ये महामंडप, मंडप, और यहाँ पे आपका एंट्रेंस, तोरण। तो नागर शैली जो होती है ये पर्वत श्रृंग नुमा होती है। देखिए पहाड़ जैसी है ना, एक दो तीन चार इस तरह से, तो पर्वत श्रृंग जैसी आपकी नागर शैली होती है। और द्रविड़ शैली बोलूं आपको तो दक्षिण भारत में दिखाई पड़ेगी, ये पिरामिड नुमा होती है। सीधे आपको देखो ऐसे 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 होते हुए ऐसे खड़ा आपको ये मेन मंदिर दिखाई देगा। इसमें ऊपर में आपको स्तूपिका दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें आपके जो द्वार होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं, और आपको यहाँ पे ध्वज या तो फिर आपको दीप कलश के लिए स्तंभ दिखाई पड़ते हैं, या तो सामने एरिया में या तो फिर यहाँ पे आपको ऐसे आपको स्तंभ दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपकी द्रविड़ शैली हो जाती है। वेसर शैली जो है वो दोनों का आपका मिक्स्ड फॉर्म है। ये हो गया। तो छत्तीसगढ़ में हमको स्थापत्य कला में गुप्त काल में हमको नागर शैली में क्या क्या हमको निर्मित हमको जगह दिखाई पड़ती हैं। तो देखेंगे पहला हमारा हो जाएगा देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है यही आपका देवरानी जेठानी मंदिर। ये गुप्त काल में बना है, गुप्त वंशी शासकों ने में नहीं बनाया है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, आगे जब इसका आएगा तब मैं डिटेल में इस चीज़ को बताऊंगा। अभी इतना ही ध्यान रखिए कि ये गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है। और आपका इसमें शैली क्या है, आपकी नागर शैली में आपका बना हुआ है, लाल ईंटों में, ईंटों से बना हुआ है। नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। यही देखिए आपकी महारुद्र शिव की प्रतिमा है। ये बहुत, इसको आगे जब कला साहित्य देखेंगे तब इस प्रतिमा को डिटेल में देखेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग जानवर दिखेंगे आपको, कहीं छिपकली, कहीं सांप, कहीं सिंह, अलग अलग आपको इनको यहाँ पे आपको पशुओं की आकृति दिखेगी एक ही पूरी मूर्ति में। एक आपका देवरानी जेठानी हो गया। जेठानी को कहते हैं कहीं कहीं कि ये कुषाण स्थापत्य शैली में जेठानी मंदिर बना हुआ है। दोनों मंदिर आजू बाजू ही है, आसपास ही है। उसके बाद आपका आता है पुजारी पाल केवटिन मंदिर, रायगढ़ में जो स्थित है। ये पुजारी पाल केवटिन मंदिर, जो चंद्रहासनी मंदिर देखे थे हम या कला साहित्य में देखेंगे, तो चंद्रहासनी देवी की ही छोटी बहन, बड़ी बहन और छोटी बहन बोर्रा हासनी और लोटा हासनी का मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में किया गया था। और इस मंदिर का आपको शिखर नहीं मिलेगा, अपूर्ण मंदिर है, ये इनकम्प्लीट टेम्पल है। देखिए इसका शिखर नहीं है, शिखर इसमें होना चाहिए था, ठीक है, तो शिखर इसका नहीं है, अपूर्ण मंदिर है। ये भी आपका गुप्त कला शैली, गुप्त कला स्थापत्य कला शैली नागर में, नागर कला शैली में बना हुआ मंदिर है। यहाँ पे आपका गुप्त वंश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कंप्लीट होता है। क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान रखिए और अटेम्प्ट कीजिए ईमानदारी पूर्वक, और कमेंट में उनको पोस्ट ज़रूर कीजिए। सेपरेटली आई विल मेक अ वीडियो जहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, जय हिंद एस्पिरेंट्स।